Assalamu alaikum my dear students, I hope you all are fine. Today we are going to discuss about insulin. इंसुलिन एक ऐसा वर्ड है जो कि डेली रूटीन में आप सब ने सुना होगा। यानी कि आप नॉर्मली इंसुलिन के बारे में सबको जो नॉलेज होता है वो ये है कि जब भी किसी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ होती है या शुगर होती है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम बाहर से एक इंजेक्शन लगाते हैं जो कि मोस्टली पेट के अंदर लगाया जाता है, जिसको आप इंट्रा पेरिटोनियल रूट कहते हैं। वो जो ड्रग होती है या वो जो मेडिसिन या वो जो इंजेक्शन आप पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं उसको आप इंसुलिन कहते हैं। ठीक है। सो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट जो हम सबको है वो ये है कि इंसुलिन बेसिकली हमें डायबिटीज़ से बचाता है या डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद देता है। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंसुलिन जो है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, ये डायबिटीज़ को कैसे कम करता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल पे ये क्या इफ़ेक्ट करता है, और इसके साथ साथ क्या ये सिर्फ डायबिटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है या वो लोग जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनकी बॉडी में भी इंसुलिन होता है, अगर होता है तो वो क्या काम करता है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन करते हैं कि इंसुलिन हार्मोन बेसिकली रिलीज़ कहाँ से होता है। तो आप सबने एक नाम सुना हुआ होगा, एक ऑर्गन होता है आपकी बॉडी के अंदर, उस ऑर्गन का नाम होता है पेंक्रियाज। ठीक है, ऑर्गन का नाम है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है इसके 3 तरह के सेल्स होते हैं, इसको उर्दू में आप कहते हैं लबलबा। पेंक्रियाज जो है इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, इनको आप कहते हैं अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। ठीक है। सो आपका जो पेंक्रियाज है, जिसके बारे में मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि पेंक्रियाज एक ऐसा आपका ऑर्गन है जो कि एंडोक्राइन इन फंक्शन भी होता है और इसके साथ साथ ये एक्सोक्राइन भी होता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का जिसको नहीं आइडिया, वो जाकर हार्मोन्स की जो सबसे पहली वीडियो है आप जाके ज़रा उसको देखिएगा ताकि आपको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का फ़र्क पता चल सके। वहाँ पे हमने ये बात कही थी कि पेंक्रियाज जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पर भी काम करता है, और बॉडी में बहुत कम ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो एंडोक्राइन भी होते हैं और एक्सोक्राइन भी होते हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो, क्योंकि हम हार्मोन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो हार्मोन्स को डिस्कस करना इस कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। तो आज हम पेंक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन ये होता है कि पेंक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं। सो अगर हम बात करें तो पेंक्रियाज के जो अल्फा सेल होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उसका नाम होता है ग्लूकागॉन। ठीक है जी। बीटा सेल्स जो होते हैं वो एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं, उसका नाम होता है इंसुलिन। और जो डेल्टा सेल्स होते हैं ये एक हार्मोन रिलीज़ करते हैं जिसका नाम होता है सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। ग्लूकागॉन का क्या काम होता है? ग्लूकागॉन का काम ये होता है कि ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करता है। सो इट कॉज इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। इंसुलिन क्या काम करता है? ये डिक्रीज़ करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? सोमैटोस्टैटिन एक इनहिबिटरी हार्मोन है। इनहिबिटरी हार्मोन से क्या मुराद है कि एक ऐसा हार्मोन है जो कि बॉडी में जो बाकी हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है या कोई भी दूसरा हार्मोन जो एक्स्ट्रा रिलीज़ हो रहा होता है, सोमैटोस्टैटिन क्या काम करता है? सोमैटोस्टैटिन उस हार्मोन के ऊपर जाता है और उस हार्मोन की रिलीज़ होने को इनहिबिट करता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इनहिबिटरी हार्मोन है। ये इंसुलिन की प्रोडक्शन को भी कम कर सकता है, साथ साथ ये ग्लूकागॉन की प्रोडक्शन को भी कम कर सकता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इंसुलिन के बारे में, क्योंकि हमारा जो कंसर्न है बुक का वो ना तो ग्लूकागॉन से है ना ही सोमैटोस्टैटिन से है। इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो हमारे पास इंसुलिन है, और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सो इंसुलिन का अगर हम जनरल से इंट्रोडक्शन देखें तो आपको याद होगा कि आपने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा था हार्मोन्स का तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो इंसुलिन होता है ये पेप्टाइड इन नेचर होता है। ठीक है, इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं ये अक्सर एमसीक्यू में पूछा जाता है और वाइवा में भी पूछ लेते हैं। इट कंटेन्स
51 अमाइनो एसिड्स, इसके अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और ये पेप्टाइड है। आपको पता है अमाइनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ते हैं और रिज़ल्ट में क्या बनाते हैं, आपके लिए प्रोटीन बनाते हैं। तो इंसुलिन बेसिकली बॉडी में मौजूद एक प्रोटीन है। कहाँ से सिक्रीट होता है? इट इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम बीटा लैंगरहैंस सेल ऑफ पेनक्रियाज। अब लैंगरहैंस क्या है? लैंगरहैंस उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये क्लासिफिकेशन बताई थी। पेनक्रियाज के जो सेल्स होते हैं, सेल्स के बारे में हमें लैंगरहैंस साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसके ऑनर में हम इनको कहते हैं अल्फा लैंगरहैंस सेल्स, बीटा लैंगरहैंस सेल्स और डेल्टा लैंगरहैंस सेल्स। इन सेल्स में से इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ होती है? इंसुलिन जो है वो बीटा लैंगरहैंस सेल्स से रिलीज़ होती है। किसके बीटा लैंगरहैंस सेल्स? पेंक्रियाज के बीटा लैंगरहैंस सेल्स। अब हम बात करते हैं कि इंसुलिन के फंक्शंस क्या होते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शंस ऑफ इंसुलिन्स क्या है। हमने स्टार्ट में डिस्कस किया कि जब भी किसी को डायबिटीज़ होती है या हम देखते हैं कि कोई पर्सन है या कोई पेशेंट है जिसका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है। देखिए, आप जो भी मीठा खाते हैं, जो भी शुगर खाते हैं, चाहे वो फ्रूट्स की शक्ल में खाएं, चाहे वो शहद की शक्ल में खाएं, चाहे वो गन्ने की शक्ल में खाएं, चाहे आप रोटी की शक्ल में खाएं, किसी भी शक्ल में अगर आप शुगर इंटेक कर रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक कर रहे हैं तो ब्लड में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोसेक्राइड्स के अंदर। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स क्या है? शुगर की एक सबसे सिंपल फॉर्म है और उसकी एग्जांपल आती है ग्लूकोज। यानी आप किसी भी तरह का बड़े से बड़ा शुगर मॉलिक्यूल खाएंगे तो वो ब्लड के अंदर जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम किसी भी तरह की शुगर खाएं, आप फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं, आप रोटी खाएं, तो इससे आपको जो भी शुगर आप खा रहे हैं वो आपके ब्लड के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। इसलिए आप अक्सर रिपोर्ट्स के अंदर ये भी देखते हैं कि बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है या बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हुआ है। तो ब्लड के लिए जो शुगर होती है या जो प्रोटीन होती है, बल्कि जो शुगर होती है ब्लड के लिए, वो किस शक्ल में होती है? ग्लूकोज की शक्ल में। इसके अलावा शुगर किसी भी शक्ल में हो, ब्लड उसको एब्जॉर्ब नहीं करता। अब आपको ब्लड ग्लूकोज का समझ आ गया है। अब हम ये देखते हैं कि ये ब्लड ग्लूकोज क्या करेगा। देखें, आपके ब्लड का एक वॉल्यूम होता है, एक थिकनेस होती है, एक कंसिस्टेंसी होती है, एक गाढ़ापन होता है ब्लड का। सिंपल सी एग्जांपल है कि आप एक पानी लें गिलास में और उसके अंदर आप चीनी को ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, तो उससे क्या होगा? पानी आपका गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, वाटर जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। सेम केस आपके ब्लड के अंदर होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा शुगर खाना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है? वो शुगर जो है वो हमारे ब्लड के अंदर आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है और हमारा ब्लड कैसा हो जाता है? ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाता है। और आपको पता है कि जो चीज़ थिक होती है, जो चीज़ गाढ़ा होती है, उसको मूव करने में मसला होता है। यानी कि अगर आप एक जगह से पानी गिराएं और एक जगह से शहद गिराएं तो पानी जल्दी मूव कर जाएगा, जबकि जो हनी है या शहद है उसको मूव करने में टाइम लगेगा। अब होगा क्या कि सपोज करें ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर ब्लड है। ठीक है, इस ब्लड में आप इस ब्लड के अंदर नॉर्मल शुगर होनी चाहिए। आपने बहुत ज़्यादा केक खा लिया, ये पेस्ट्री खा ली, या आपने को बहुत ज़्यादा मीठा खा लिया, जिसकी वजह से वो जो शुगर है वो कहाँ आना शुरू हो जाएगी? वो शुगर आपके ब्लड के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो आपका ब्लड जो है वो थिक हो जाएगा, और जो चीज़ थिक होगी उसको इस नाली में से गुजरते हुए मज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा, उससे रुकावट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता तंग हो गया, साइज़ बड़ा हो गया, रास्ता तंग हो गया, तो मज़ाहमत करनी पड़ेगी। लिहाजा क्या होता है? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है,
एक तो हमें ये नुकसान हुआ कि जी शुगर लेवल बढ़ने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज़ मोटी है, मोटी चीज़ को पतले रास्ते से गुजरते हुए प्रेशर का सामना करना पड़ता है, और प्रेशर की वजह से इन नालियों के दीवारों के ऊपर प्रेशर पड़ता है और ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा ये होगा कि देखिए जो आपके पास शुगर है ये आपके खून को क्या कर देगी, ज़रूरत से ज़्यादा मीठा कर देगी, ज़रूरत से ज़्यादा गाढ़ा कर देगी, और ब्लड का फ़्लो मुतासिर हो जाएगा। तीसरा नुकसान आपको ये होगा कि आपके ब्लड के अंदर तो शुगर है, लेकिन ब्लड के बाहर ना यहाँ पे सेल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के बाहर क्या होते हैं, सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं। ये सेल्स या टिश्यूज़ क्या काम करते हैं, ये सेल्स या टिश्यूज़ बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो भी आप शुगर खाएं वो सेल्स में जाए या टिश्यूज़ के अंदर जाए ताकि आपको एनर्जी मिले। ब्लड के अंदर शुगर कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको गाढ़ा करती है। ठीक है। अब मसला ये है कि शुगर यहाँ से उठ के यहाँ सेल्स तक क्यों नहीं जा रही। आम लोगों में या हेल्दी पर्सनस में जो बीटा लैंगरहैंस सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही आप ज़्यादा शुगर खाते हैं पेंक्रियाज के बीटा लैंगरहैंस सेल्स देखते हैं जी शुगर बहुत ज़्यादा ब्लड में आ गई है, लिहाजा बीटा सेल्स जो होते हैं वो इंसुलिन को रिलीज़ करते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि जो शुगर मॉलिक्यूल हैं या जो ग्लूकोज है इसकी टांगें नहीं होती, ये खुद उठ के सेल्स और टिश्यूज़ में नहीं आ सकता। इसको उठाने के लिए कोई गाड़ी चाहिए होती है, कोई व्हीकल चाहिए होता है, और वो व्हीकल या गाड़ी कौन होती है, इंसुलिन होता है। लिहाजा इंसुलिन रिलीज़ होगा, वो इसको उठाएगा और इसको कहाँ ले आएगा, इसको सेल्स में डाल देगा और टिश्यूज़ में डाल देगा। अब होगा क्या कि आपने क्योंकि यहाँ से शुगर को उठा के या ग्लूकोज को उठा के कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है, सेल्स में या टिश्यूज़ में, तो लिहाजा ब्लड के अंदर शुगर का लेवल या ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, खून वापस अपनी थिकनेस पे आ जाएगा, अपने कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा और उसका फ्लोज ठीक हो जाएगा। ठीक है। तो आम लोगों में यही प्रोसेस होता है कि जितनी ज़्यादा आप शुगर खाते हैं कोई इशू नहीं है, अगर आपके पेंक्रियाज ठीक है, उसका बीटा सेल्स ठीक हैं, तो जितनी भी आप शुगर खाएंगे इंसुलिन आएगी, उस शुगर को ब्लड से उठाएगी और उसको सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर जाके स्टोर कर देगी ताकि वो वहाँ पे इस्तेमाल हो और आपको एनर्जी मिल सके। मसला कब होता है, मसला उस वक्त होता है जब किसी बंदे का पेंक्रियाज के बीटा सेल्स ख़राब हो गए हैं। ठीक है। सो जब पेंक्रियाज के बीटा सेल्स ख़राब हो गए हैं और आपने शुगर खा ली है, आपने रोटी खा ली है, रोटी के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर होती हैं, आपने कोई फ्रूट खा लिया है, आपने कोई सब्ज़ी खा ली है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा थे, अब वो जो आपने शुगर खाई है वो ब्लड के अंदर आ गई। पेंक्रियाज के बीटा सेल्स क्या हैं, ख़राब हो गए हैं। अब क्योंकि ये ख़राब है लिहाजा ये इंसुलिन पैदा नहीं करेंगे, इंसुलिन पैदा नहीं करेंगे तो इंसुलिन यहाँ नहीं आएगी, ये आपके ब्लड में से शुगर को नहीं उठा सकती, लिहाजा शुगर यहीं पे पड़ी रहेगी, आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज़ को शुगर नहीं मिलेगी। एज अ रिज़ल्ट आपको ना तो एनर्जी मिलेगी, एक तो नुकसान ये होगा कि सेल्स और टिश्यूज़ को एनर्जी नहीं मिल रही, शुगर नहीं मिल रही, वो वीक हो जाएंगे। दूसरा नुकसान ये होगा कि शुगर यहाँ पड़ी रहेगी नकारा बेकार, सिर्फ क्या करेगी, आपके खून को थिक करेगी, आपके ब्लड वॉल्यूम को, आपके ब्लड को, प्रेशर को बढ़ा देगी और आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें बेसिकली इशू ये होता है कि उनके बीटा लैंगरहैंस सेल्स ख़राब होते हैं जिसकी वजह से वो इंसुलिन नहीं बना पाते। यही वजह है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ही वो खाना लगते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट कर रहे हों या वो लंच कर रहे हों या वो डिनर कर रहे हों, तो आप ब्रेकफास्ट से पहले या लंच से पहले या डिनर से पहले क्या करते हैं, उनको इंसुलिन लगा देते हैं। अब उस इंसुलिन को पेट के अंदर या इंट्रापेरिटोनियल क्यों लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये सेल्स तो ख़राब हैं, ये तो इंसुलिन पैदा नहीं करेंगे, लिहाजा हम क्या करते हैं, हम बाहर से इंसुलिन लगाते हैं। अब ये बाहर से इंसुलिन कहाँ से आती है, ये जो इंसुलिन हम बाहर से लगाते हैं बेसिकली जानवरों की बॉडी से हासिल की जाती है, दूसरे मैमल्स की बॉडी से हासिल की जाती है और उसको मेडिसिन की शक्ल में जो है वो सेल किया जाता है। हम पेशेंट की बॉडी में खाने से पहले इंसुलिन लगा देते हैं, उसके बाद वो रोटी खाए, वो जो भी खाना चाहते हैं वो खाना खाते हैं। रिज़ल्ट में क्या होता है कि जैसे ही वो शुगर खाते हैं
ग्लूकोज़ उनके ब्लड में जाती है। हमने बाहर से जो इंसुलिन लगाई थी वो ऑलरेडी बॉडी के अंदर तैयार खड़ी है, लिहाजा वो इंसुलिन आती है, इस ग्लूकोज़ को उठाती है और सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर पहुंचा देती है, लिहाजा ब्लड का वॉल्यूम पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। तो बेसिकली इंसुलिन लगाने का ये पर्पज़ होता है कि आपने ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम इसके फंक्शंस लिखते हैं कि इंसुलिन के क्या फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन हम लिखेंगे इफ़ेक्ट ऑन ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, जो भी आप लिखना चाहें, ग्लूकोज लिख लें या कार्बोहाइड्रेट्स। इफ़ेक्ट ऑन ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा जी, अभी हमने इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिटेल में बताया है। हमने लिखा है कि इंसुलिन क्या काम करता है। इंसुलिन जो है इंक्रीज द एंट्री ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल्स और टिश्यूज, इट काज इंक्रीज इन द एंट्री ऑफ ग्लूकोज into the cells and tissues by कौन से मेथड के ज़रिए से, बाय पैसिव, बल्कि इसकी जगह लिखें पैसिव लिख लें या बाय, ऐसे लिख लें, बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है। डिफ्यूजन होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। फैसिलिटेट होता है कि आप किसी की मदद ले रहे हैं, आप फैसिलिटी ले रहे हैं। आप अब हम किसकी फैसिलिटी ले रहे हैं, हम सपोज़ करें हमने यहाँ से शुगर को यहाँ पहुँचाना था, तो यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए इंसुलिन खुद भी मेहनत कर रहा है और साथ साथ वो यहाँ मेम्ब्रेन पे मौजूद प्रोटीन्स की या किसी चैनल की या किसी आयन की मदद ले रहा है, तो उसको आप कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है मूव करना। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में डिफाइन कर रही हूँ, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय कैरियर प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो यहाँ से जो आपकी शुगर है वो यहाँ तक जाने के लिए इंसुलिन किसकी मदद ले रहा है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ कैरियर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, उनकी मदद लेता है। आप देखें यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा थी तो हाई कंसंट्रेशन से ग्लूकोज कम कंसंट्रेशन पे जा रही है विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, तो इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आता है जनाब, एक तो ये कि इसकी एंट्री को इंक्रीज़ करता है, दूसरा हम लिख सकते हैं कि ये ग्लूकोज को यूटिलाइज करता है फॉर एनर्जी, इट इंक्रीज यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ताकि हमें क्या मिले, एनर्जी मिल सके। ठीक है, इसको पूरा लिख लें बेशक, टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो भी आपको एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है जो उस टाइम आपको ज़रूरत नहीं होती, इंसुलिन क्या करता है, उस ग्लूकोज को उठा के आपके मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर स्टोर कर देता है, ताकि बाद में जब आपको भूख लगे तो उस वक्त ये टिश्यूज़ टूटें और इसके अंदर से ग्लूकोज निकले और आपको एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करे। जब भी ग्लूकोज किसी जगह के अंदर लॉन्ग टर्म स्टोर होती है तो स्टोर ग्लूकोज को हम ग्लाइकोजन कहते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है। ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज है तो उसको आप ग्लूकोज कहते हैं। अगर ग्लूकोज सेल के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोजन कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इंक्रीजेज, ये क्या करता है, इंक्रीज कर देता है ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लाइकोजन को या ग्लूकोज को स्टोर कर देता है, कहाँ पे, सेल्स के अंदर। इसके अलावा ये ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू फैट
टू स्टोर इन एडिपोज टिश्यूज़। एडिपोज टिश्यूज़ क्या है? एडिपोज टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि स्टोर हाउस होते हैं फ़ैट के लिए। जितनी भी बॉडी में फ़ैट्स होती हैं वो सारी की कहाँ स्टोर होती हैं? वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर होती हैं। तो इंसुलिन एक काम ये भी करता है कि ना सिर्फ वो ग्लूकोज़ को यहाँ से उठा के सेल्स में लेके जाता है, बल्कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज़ को ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करता है। फिर भी अगर ग्लूकोज़ बच जाती है तो उसको फ़ैट में कन्वर्ट कर देता है, और उसको जो फैटी टिश्यूज़ होते हैं जिनको आप एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं वहाँ पे उनको स्टोर करवा देता है। सेकंड फंक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपके पास यही था। उसके बाद आते हैं कि इसके अलावा इंसुलिन का क्या काम होता है। इंसुलिन इसके अलावा भी काम करता है, ये फ़ैट की मेटाबॉलिज्म भी करता है। ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, इफ़ेक्ट ऑफ इंसुलिन फ़ैट पे क्या काम करता है। इंसुलिन जो होता है वो हमारी बॉडी में लाइपेज एंजाइम को डिक्रीज़ कर देता है। इट डिक्रीजेज लाइपेज एंजाइम। आपको पता है कि लाइपेज एंजाइम कौन से एंजाइम्स होते हैं? ऐसे एंजाइम जो कि हमारी बॉडी में लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते हैं, उनको आप लाइपेज एंजाइम कहते हैं। तो इसने क्या किया है? लाइपेज एंजाइम को कम कर दिया है, लिहाजा फ़ैट की ब्रेक डाउन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इट डिक्रीजेज breakdown of फैट्स, ठीक है, और क्या करता है? एंड स्टोर देम इन एडिपोज टिश्यूज़। लिहाजा उनको एडिपोज, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि ये ग्लूकोज को भी फ़ैट में कन्वर्ट करता है और उसको स्टोर करता है। सेम हालत में ये आपकी जो चर्बी होती है बॉडी की, उस चर्बी को भी आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? स्टोर करता है। तीसरा फंक्शन जो आपके पास आता है वो आता है इफ़ेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अच्छा, बुक के अंदर जो इफ़ेक्ट्स लिखे हुए हैं ना वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं। वो आपके लेवल के बच्चों के लिए या मैट्रिक के लेवल के बच्चों के लिए समझना, उसको याद रखना और उससे कॉन्सेप्ट लेना थोड़ा सा मुश्किल है। ज़ाहिर है अगर आप मुश्किल वर्डिंग यूज़ करेंगे तो आप लिख तो लेंगे, लेकिन वाइवा में जब आपने सुनाना होता है तो आप जितनी ईजी वर्डिंग रखेंगे, जितना उसको नॉर्मल रखेंगे, आपके लिए वाइवा देना उतना आसान हो जाता है। क्योंकि वाइवा बेसिकली क्या होता है कि जो लफ्ज़ आपके मुँह से निकला उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देते हैं। सो हमेशा कोशिश किया करें कि जब भी आप वाइवा दे रहे हैं तो सिंपल वर्ड्स यूज़ करें ताकि आपको कोई एज सच इशू जो है वो ना आए। इसलिए जो यहाँ पे मैं फंक्शंस लिख रही हूँ वो ऐसे फंक्शंस हैं जो कि आप आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल वर्ड हम नहीं लिख रहे। सेम आपने सब हार्मोन्स के साथ ऐसे ही करना है। आप जितना उसको ईजी कर सकते हैं उसको ईजी वर्डिंग में करके लिखें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। मेन चीज़ होती है कॉन्सेप्ट लेना, बुक से रट्टा मारना। कभी भी बुक से रट्टा नहीं मारना चाहिए। आपने हमेशा उसको कहीं से भी आपको आसान मिल रहा है, किसी यूट्यूब चैनल से मिल रहा है, कहीं गूगल से मिल रहा है, तो उसको हमेशा आसान करके याद करें। अच्छा जी, देन आता है कि प्रोटीन के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट होता है। ये क्या करता है जनाब? ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट करता है। इंसुलिन इट प्रमोट्स प्रोटीन सिंथेसिस इन बॉडी। कैसे? बाय ट्रांसलेशन। ठीक है जी, थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं, चलें ट्रांसलेशन, ट्रांस LA यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशन इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कि ट्रांसलेशन को प्रमोट करता है। ट्रांसलेशन क्या होता है? देखें, DNA से आपकी बॉडी में RNA बनता है। ये बात हमने माइक्रोबायोलॉजी के लेक्चर्स में बहुत दफ़ा पढ़ी हुई है। और RNA से क्या चीज़ बनती है? प्रोटीन बनती है। इस DNA से RNA का बनना इस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। RNA से फिर क्या चीज़ बनती है? प्रोटीन। इस अमल को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। यहाँ पे हमारे पास एंजाइम होता है RNA आई थिंक RNA ट्रांसक्रिप्टेज।
ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एंजाइम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफिरेज। सो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रमोट कर रहा है। और आखिरी फंक्शन आपने लिखना है इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ। ये सब में आता है कि सारे के सारे हार्मोन्स क्या काम करते हैं, सारे के सारे हार्मोन्स ग्रोथ करते हैं बॉडी की, इफ़ेक्ट ऑन ग्रोथ। इसमें आप सिंपली लिख सकते हैं कि इंसुलिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। सो इट इज़ very important hormone for normal growth of body। ठीक है जी। तो ये 4 मेन फंक्शंस हैं इंसुलिन के, जो कि आपको पता होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है ये सारे के सारे हार्मोन्स का फंक्शन है, तो ये तो आपने सबके अंदर लिखना है। बस आपने याद ये रखना है कि ये ग्लूकोज को स्टोर करवाता है, फैट को भी स्टोर करवाता है, जबकि प्रोटीन को बॉडी के अंदर सिंथेसाइज करवाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर कोई आपसे पूछे कि इंसुलिन का क्या काम है, तो आप कहेंगे कि इंसुलिन ब्लड के अंदर फैट को और ग्लूकोज को कम करता है, जबकि ये ब्लड के अंदर प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ाता है। जस्ट आपने ये 2 से 3 वर्ड्स याद रखने हैं वाइवा के हवाले से, एंड यू आर रेडी टू गो। आपका वाइवा बहुत अच्छा होगा। इससे ज़्यादा आपसे वाइवा में क्वेश्चंस नहीं किए जाते इंसुलिन के हवाले से। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।